वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने थर्मोडायनामिक्स का, जैसे आप देख सकते हैं, थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज से वीडियो में मैं एक नया फीचर ऐड करने वाला हूँ। ये आपको इस लेक्चर या वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में देखा था सेकेंड लेक्चर में, वो हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे। एक था आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, दूसरा था हीट और तीसरा था वर्क डन। हीट और वर्क डन की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती थी सिस्टम की, है कि नहीं? और उन तीनों को कंबाइन करके बना था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये सिंपल वे में, मतलब इन शॉर्ट अगर बताना हो तो ये हमारा लास्ट वीडियो था। आज का वीडियो डिस्कस करने वाला है कि ये जो हीट है और ये जो वर्क डन है, ये किस तरीके से एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, किस तरीके से थर्मोडायनामिक प्रोसेस को बनाने में हेल्प करते हैं, इनका क्या योगदान है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस तो बहुत सारे हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उसका जो बैकग्राउंड है कि किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे वो कंटिन्यू होता है और कैसे वो कंप्लीट होता है। तो पहले वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, और उसके बाद अलग अलग जो प्रोसेसेस है वो हम देखेंगे, है कि नहीं? तो जैसे मैंने बोला, तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब देखिए, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो बेसिकली एक तरह का प्रोसीजर है। किस तरह के प्रोसीजर है? वो एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे वो एक सिस्टम का एक पर्टिकुलर स्टेट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट। इस इनिशियल स्टेट को उसको कन्वर्ट करना है फाइनल स्टेट में। तो आपका थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उस थर्मोडायनामिक सिस्टम का एक इनिशियल स्टेट है। उस इनिशियल स्टेट को हमको कन्वर्ट करना है टू अ फाइनल स्टेट। तो जो पूरा प्रोसीजर लगता है ना, उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया है। स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है, मास होता है, इंटरनल एनर्जी होता है, बहुत सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो जो स्टेट वेरिएबल जब चेंज होते हैं, उनका एक स्टार्टिंग का कुछ स्टेट होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाता है, कुछ नया टेम्परेचर, कुछ नया प्रेशर, कुछ नया वॉल्यूम। तो ये जो पूरा चेंज होता है ना, इनिशियल से फाइनल, इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है ना? अब ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस के पीछे का कारण क्या है, मतलब कौन इसको अंजाम देता है, किसकी मदद से ये प्रोसेस हो पाता है? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला, इसके पीछे दो जन का है योगदान। एक है आपका हीट और दूसरा आपका है वर्क डन। अभी हीट का कैसा? हीट या तो सिस्टम के एनवायरनमेंट से सिस्टम में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हीट, या फिर सिस्टम से एनवायरनमेंट में बाहर आएगा उसको हम बोलते हैं नेगेटिव हीट। ये तो मैं बताया आपको लास्ट वीडियो में। वैसे वर्क डन का है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है नेगेटिव वर्क, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव वर्क। तो ये 4 तरीका है जिससे कि एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकता है। हीट अंदर गया सिस्टम में या बाहर आया, 2। वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ या वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, और 2। ये 4 तरीका है जिससे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकता है। ठीक है ना? अब इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, ये एक अजम्पशन, मतलब इसको हमको अज्यूम करके चलना है कि ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस एकदम स्लोली होना चाहिए। कितना स्लोली? वेरी स्लो। वेरी स्लो मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्लो। हमारा जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, हम ये समझ के चलते हैं कि वो बहुत स्लो होगा। कितना स्लो? अभी आप समझिए, इनफाइनाइटेसिमली स्लो। इनफाइनाइटेसिमल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, इतना छोटा, इतना कम टाइम लगना है, मतलब इतना टाइम इतना स्लोली चलेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बीकर में पानी लें और उसको कहीं सन में रखें और आप बैठे रहें सामने बीकर के सामने और देखें कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं दिखेगा आपको।
लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बीकर में जो पानी का लेवल है कम हो गया। गया कहाँ पानी, इवेपोरेट हो गया। मतलब इनिशियली उसका एक स्टेट था, वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में उसका स्टेट चेंज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ है, आपको दिखा नहीं है। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि वो प्रोसेस इतना स्लो था, इतना स्लो था कि वो आप हर स्टेप में जो चेंजेस हो रहा था ना वो आपको दिखा नहीं। हाँ, थोड़ी देर अगर आप एक लंबे टाइम के बाद देखते हैं तो आपको दिखता है, लेकिन उस समय होते हुए वो आपको नहीं दिखता है। जैसे हम लोग घर में भी एग्जाम्पल लेंगे ना, तो घर जैसे होता है कि जैसे आप छोटे बच्चे हैं, जब आपकी हाइट बढ़ती है तो रोज जो घर में देखते हैं उनको उतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन कोई बाहर से थोड़े एक आध साल बाद आता है आपके घर में, अरे कितना लंबा हो गया। तो ये जो प्रोसेस, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनामिक। जो आपके सामने हो रहा है वो आपको होते हुए दिखता नहीं है, आपको उसका एंड रिजल्ट दिखता है, लेकिन वो होते हुए नहीं दिखता। क्यों नहीं होते हुए दिखता है? क्योंकि वो बहुत ही स्लोली होता है। इतना स्लोली होता है कि आप बोल सकते हैं कि भाई हो ही नहीं रहा है, प्रोसेस हो ही नहीं रहा, इतना स्लो आपको लगता है। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्लो। तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस का एक कंडीशन है। 99.9% हमारे थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस होते हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, तो अगर इनफाइनाइटली स्लो हो रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक सिस्टम। क्वाजी स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब समझते ना, रुका हुआ। आपको लगेगा पूरा सिस्टम रुका हुआ है, क्वाजी है, स्टैटिक पोजीशन पे है नहीं, लगेगा, फील होगा। क्यों? क्योंकि इतना स्लो चल रहा है, तो इतना स्लो कि आप थक देख क्या हो रहा है, आपको लगा कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। आप यूनिवर्स के कोई भी फिनोमेना देखिए जो नेचुरली होते हैं, बड़ा स्लोली होते हैं। समर से रेनी होता है, रेनी से विंटर होता है, आपको वो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज दिखता है, लेकिन वो बीच में जो प्रोसेस चल रहा है ना कन्वर्जन का, कि समर धीरे 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 रेनी में या रेनी धीरे धीरे विंटर में, ये आपको दिखेगा नहीं रोज का। हाँ, थोड़े दिन बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हुआ है, लेकिन वो जो हो रहा है ना कन्वर्जन धीरे धीरे, वो नहीं दिखता। इसी को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक सिस्टम, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्लो। इसका मतलब है कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस स्लो चल रहा है, मतलब बहुत सारे उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स भी हैं। इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, एक स्टेप दूसरा स्टेप, धीरे 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 होता जा रहा है। अच्छा, ये जो स्लो होता है ना, उसके कारण से फायदा क्या होता है कि हर स्टेप पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो या केमिकल इक्विलिब्रियम हो, इट विल ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप और फाइनल स्टेज, इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं? बहुत सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि वो स्लोली हो रहा है ना। तो आपके इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेप्स। दे कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्टेप्स। इसी को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें, और ग्राफिकली कौन सा हमारा ग्राफ? हमारा ग्राफ है पीवी डायग्राम का ग्राफ। ये आपका P है, ये आपका V है। मैं बोल चुका हूँ ग्राफिकली हम लोग गैसेस का जो दिखाते हैं वो पीवी डायग्राम में दिखाते हैं, फिर पीवी डायग्राम का ग्राफ है। तो सपोज ये आपका इनिशियल स्टेट है, यहाँ पे आपका करस्पॉन्डिंग सपोज वॉल्यूम है V1, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग प्रेशर है P1। बाद में सिस्टम यहाँ पे पहुँच जाता है, उसका वॉल्यूम हो जाता है सपोज V2 और प्रेशर हो जाता है इधर P2। तो ये आपका इनिशियल स्टेट है, ये आपका फाइनल स्टेट है। तो बीच का जो इंटरमीडिएट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ। ग्राफ में जब उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो हम उसको बोलेंगे पाथ ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर पाथ कैसे दिखाएंगे हम लोग, मतलब किस पाथ से जा रहा है, क्या कुछ भी दिखा सकते हैं? नहीं, आपका पाथ डिफाइंड होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपका पाथ सपोज ये फॉलो आपने किया, ये आपने पाथ फॉलो किया, एक पाथ है कि नहीं? लेट्स से ये A है, ये B है। अगर इसको मैं अलग से देखूं, स्टडी करूं, से इतना सा, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा A से B। अब दूसरा भी एक पाथ पॉसिबल हो सकता है, A से B जाने के लिए दूसरा पाथ भी है। कौन सा दूसरा पाथ है? आप भाई ऐसे जा सकते हैं, सपोज आप इधर गए,
और यहाँ पे आए, सपोज इसको मैं सी नाम देता हूँ, तो आप ए टू सी गए, सी टू डी गए। तो उसको अगर मुझे ग्राफिकली दिखाना है तो ऐसे और ऐसे, ए टू सी, मतलब पहुंच रहे उधर, फाइनल उधर ही। एक और हो सकता है कि आप सपोज यहाँ से इधर आए, बी तक आए और डी से इधर आए, तो उसको अगर ग्राफिकली देखना है तो फिर अभी ए से डी, डी से डी, मतलब आप हर स्टेप, हर पाथ में आप ए से बी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन पाथ का जो डायरेक्शन है या जो पाथ फॉलोड है वो अलग अलग है, अलग अलग है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हर एक का मतलब हर एक ही चीज देगा क्या, हर एक ही, क्योंकि ये क्या देता है पता है ना, वर्क डन देता है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो आपका पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व होता है ना, वो वर्क डन देता है। हम लोग वर्क डन की बात करें यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क डन, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्योंकि आपका जो पीवी डायग्राम होता है ना, उसके नीचे का कर्व के नीचे का जो एरिया होता है, दैट गिव्स यू द वर्क डन। तो क्वेश्चन ये है कि सर आपने अलग अलग यहाँ पे पाथ दिखा, ये एक पाथ है, ये दूसरा पाथ है, तीसरा, ऐसा कितने, ऐसे और बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, इनफाइनाइट पाथ बन सकते हैं भाई। ए से बी पहुंचने के आपके पास बहुत ऑप्शन है, मगर क्वेश्चन ये है कि क्या हर बार वर्क डन एक ही रहेगा। देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, इसका आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये बनेगा, अगर इसका आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये बनेगा, इसका आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि तीनों का एरिया अंडर द कर्व सेम नहीं होने वाला। सिंस तीनों के लिए एरिया अंडर द कर्व सेम नहीं होने वाला, इसका मतलब कि वर्क डन सेम नहीं है। इसका मतलब पाथ के हिसाब से वर्क डन चेंज होता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, कौन से पाथ फॉलो किया गया फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसके हिसाब से वर्क डन कैलकुलेट होता है। सो वर्क डन चेंजेस फ्रॉम पाथ टू पाथ, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। क्या पाथ फॉलो किया जा रहा है फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट विल डिटरमाइन द वर्क डन। क्योंकि प्रोसेस में मैंने बोला दो तरीके से हो सकता है, तो वर्क डन से हो सकता है, तो हीट से हो सकता है। तो पहले मैंने आपको वर्क डन से समझाने की कोशिश की है कि वर्क डन जब आप कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर या सिस्टम कर रहा है तो क्या पाथ फॉलो कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वर्क डन चेंज होता है। आप कोई भी पाथ बोलेंगे वर्क डन सेम होगा, नहीं। तो आपको पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप वर्क डन कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और दूसरा मैंने क्या बोला, हीट, क्योंकि हीट भी एक तरीका है, हीट भी एक तरीका है भाई। हीट एडेड टू थर्मोडायनामिक प्रोसेस, हीट से भी हो सकता है। चलिए बताता हूं हीट से कैसे हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग सिलेंडर ले लेते हैं जिसमें हमारा सपोज गैस है ना। अब ये गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, लेट्स से VI, इनिशियल वॉल्यूम है इसका VI। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। यहाँ पे आपका सपोज पिस्टन ले लेते हैं, है ना, इसका वॉल्यूम VI है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो पिस्टन पुश होगा, वर्क डन होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया ना। अब वॉल्यूम देखिए बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, सपोज लेट्स से VF हो गया, फाइनल वॉल्यूम। स्टेट चेंज हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। इसमें भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बोला ना आपका प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब यहाँ भी जो आप हीट सप्लाई करें एकदम धीरे धीरे होना चाहिए, बहुत स्लो हीट सप्लाई होना चाहिए, जिससे कि सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो। मतलब फटाक से चेंज नहीं होना चाहिए, स्लो चेंज होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोज वो वर्क डन करके उसका एक वॉल्यूम एक्सपैंड होता है और उसका वॉल्यूम बन जाता है VF। तो एक तरीका हुआ आपने थर्मोडायनामिक प्रोसेस हीट से सॉल्व किया। मैं आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अभी सपोज आप एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं जिसमें लेट्स से एक पर्टिकुलर पार्टीशन आपने बना के रखा है ना, और ये इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब है
न बाहर से हीट अंदर आएगा न अंदर से हीट बाहर जाएगा। ये इंसुलेटेड सिस्टम है। अब आपने एक ब्रेकेबल मतलब जो आसानी से ब्रेक हो सकता है ऐसे पार्टीशन है, और आपका गैस है ना, आपका गैस सिर्फ इधर ही है, इतनी जगह पे गैस है और ये पोर्शन खाली है। जिस जगह पे गैस है सपोज उसका वॉल्यूम Vi है, और ये जो खाली पोर्शन है ना उसका वॉल्यूम लेट से Vi डैश है, और दोनों का टोटल मिला के वॉल्यूम Vi प्लस Vi डैश इज इक्वल टू Vf। मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है? Vi है, ठीक है, ये आपका इनिशियल स्टेट है क्योंकि गैस से Vi वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर रहा है। अब आपको क्या करना है, तो इस सिंपल प्रोसेस से आपको ये ब्रेक करना है। कौन सा वाला? बीच वाला पार्टीशन ब्रेक करना है। अब जैसे ही आप ब्रेक करेंगे, जैसे ही आप ये बीच वाला पार्टीशन ब्रेक करेंगे, क्या देखेंगे आप? जिस समय आप बीच वाला पार्टीशन ब्रेक करेंगे क्या देखेंगे आप? ये देखेंगे कि आपका जो गैस है वो तो पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। इसको बोलते हैं सडन एक्सपांशन। सडन एक्सपांशन से गैस ने पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। अब कितना ये पूरा मिलाकर कितना वॉल्यूम है? Vf। ये आपका Vf, ये आपका Vi। देखिए यहाँ से भी गैस में क्या होता, Vi से Vf में ही गया था ना स्टेट में, यहाँ भी वही है, Vi था पहले वॉल्यूम, बाद में Vf हो गया। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे हीट सप्लाई करना पड़ा? नहीं सप्लाई, बिना हीट सप्लाई के ही हो गया। यहाँ पे तो हीट दिया था मैंने, यहाँ तो बिना हीट के ही हो गया कन्वर्ट। एक्चुअली बोला जाए तो वर्क डन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि गैस तो इस पे किसी ने गैस ने कोई वर्क ही नहीं किया है। गैस तो सिर्फ ऐसे नॉर्मली एक्सपांशन होगा विदाउट डूइंग वर्क, नहीं तो हम लोग बोलते हैं वर्क डन होता है तो गैस एक्सपैंड होता है, यहाँ तो वो भी नहीं हुआ है। मतलब इट इज मतलब हीट पे भी डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हीट आप सप्लाई करेंगे तो उतना ही हर बार होगा, नहीं, यहाँ पे तो बिना हीट के ही हो गया। तो जिस तरीके से वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, उसी तरीके से हीट जो ऐड हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स में वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से, कौन से पाथ से आप उस सिस्टम का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे आप हीट सप्लाई करें, यहाँ बिना हीट के हो रहा है। इसको एक्चुअली कई लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन भी बोलते हैं हम लोग इसको, फ्री क्योंकि सडन हुआ ना फटा तो एक्सपैंड हो गया, सो दे आल्सो कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। तो ऐसा फ्री एक्सपांशन जैसे आपका टायर अचानक बर्स्ट हो गया या बलून में हवा है वो बर्स्ट हो गई, ये सब एग्जांपल्स है फ्री एक्सपांशन के। तो यहाँ पे अचानक क्या होता है, आपका सिस्टम अलग स्टेट में चला जाता है, तो जो कि यहाँ पे हमने देखा विदाउट हीट सप्लाई। इसका मतलब है कि हीट भी डिपेंड करता है किस पाथ से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो इसका दोनों का यहाँ से ये मतलब पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए या तो वर्क डन से हो सकता है तो हीट से हो सकता है, और दोनों में एक ही कॉमन चीज़ है, कॉमन ये है कि वो पाथ पे डिपेंडेंट है। किस पाथ से आप इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा कितना वर्क डन हुआ है या कितना हीट सप्लाई हुआ है या निकाला, वो भी हो सकता है, या तो हीट बाहर निकाला गया, हीट सप्लाई किया गया। वैसे वर्क डन पे भी है, आइदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ये दोनों चीज ये बता रहे हैं किस तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकता है, आइदर थ्रू वर्क और थ्रू हीट। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो सकता है। अब हम जाते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके बहुत सारे इसमें हैं आपके टॉपिक्स में, लेकिन पहला जो बेसिक है उसको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। अब देखिए एक चीज है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस शुरू करने से पहले कुछ एक अजम्पशन ये है कि देखिए प्रोसेस में जैसे मैंने बताया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट होने वाला है, तो इसमें आपके लेवल पे 12th स्टैंडर्ड लेवल हम लोग जो वेरिएबल्स कंसिडर करने वाले हैं ना वो तीन ही जनरली डिस्कस करेंगे। एक है आपका टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा वॉल्यूम, और वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एट 12th लेवल इसके हिसाब से। तो हम तीन ही वेरिएबल का डिस्कशन करेंगे कि स्टार्टिंग में कितना था, बाद में कितना हुआ, प्लस एक और चीज भी कंसिडर करेंगे कि वन वेरिएबल कांस्टेंट, एक वेरिएबल को कांस्टेंट करेंगे और अदर टू विल चेंज।
जैसे कि टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा, प्रेशर वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज किया, एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा। या इसी पे तो आपके 3 लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलू-साइक्स लॉ, जो मैंने काइनेटिक थ्योरी में आपको समझाया है। तो वो बेसिकली इस तरीके से हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस को एनालाइज करेंगे। जो हम लोग थर्मोडायनामिक अलग अलग स्टडी करेंगे ना, वो यही कंसेप्ट से हम लोग करेंगे। 3 वेरिएबल्स रहेंगे, उसमें से एक को कांस्टेंट करने का और दूसरा को चेंज करके स्टडी करने का। ठीक है, तो ये हम लोग इन प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहला जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, जो बेस है बहुत सारे प्रोसेस का, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं पहले इसका ग्राफ बना देता हूं आपको लिए, पीवी डायग्राम, फिर शायद समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। पीवी डायग्राम देखिए, प्रोसेस आपके थर्मोडायनामिक में ना पीवी डायग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है और लोगों को, और थर्मोडायनामिक्स पीवी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आता है। मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। और यहाँ एक दूसरा डायग्राम, AB। देखिए दोनों में पहले एक सेम चीज क्या है, मतलब बताइए, दोनों में मैंने एरो दिखा है दोनों तरफ, मतलब A से B भी एरो दिखा है, B से A भी एरो, यहाँ भी दिखा, यहाँ भी दिखा है। A से B में एक एरो, B से A में भी एक एरो। ये दोनों चीज में सेम चीज, अगर मैंने सिमिलैरिटी किया है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो पहले वाले में जो मैंने दिखाया है, एरो जो दोनों साइड दिखा है वो एक ही कर्व में दिखाया है, जबकि दूसरे वाले में जो मैंने एरो दिखाया ना, जाते हुए वापस आते हुए, दो अलग अलग कर्व पे, ये कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन, वो भी कर्व हो सकता है, चलो स्ट्रेट लाइन में दिखा, तो यहाँ दो अलग अलग जगह दिखा है, बाकी यहाँ पे एक ही जगह पे दिखा है। ये दोनों सेपरेट करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अगर मुझे बताना ही पड़े आपको, तो मैं बताऊंगा कि ये जो प्रोसेस है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब ग्राफ देख, अगर आपने ग्राफ को थोड़ा सा समझने की, एनालाइज करने की कोशिश की, तो शायद आपको एक आइडिया का, फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जहाँ पे आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाते हैं, और जब वापस आते हैं बैक, तो उसी पाथ से वापस आएंगे आप उसी पाथ से वापस आ सकते हैं, दैट इज रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या? इरिवर्सिबल में आप जिस पाथ से गए हैं, अगर आप उसको बैक में आना चाहते हैं, रिट्रेस करना चाहते हैं, तो सेम पाथ से नहीं आ सकते, आपका पाथ चेंज हो जाता है। यू कैन नॉट कम बैक टू द सेम पाथ बैकवर्ड्स, जबकि रिवर्सिबल में यू कैन कम बैक टू द सेम पाथ, आप रिवर्सिबल में सेम पाथ में वापस आ सकते हैं। तो ऐसा क्यों, और ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? अब देखिए, रिवर्सिबल जो है आइडियल कंडीशन है, आइडियल मतलब बेस्ट कंडीशन, और नेचर में आइडियल कंडीशन जैसा कुछ होता तो नहीं है, बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा नहीं होता, होता है, बट बहुत रेयर एग्जाम्पल्स। अब रेयर एग्जाम्पल में मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ कि सपोज एक लेक में बर्फ़ जमा हुआ है ना, आप उस पर जूता चल के जाते हैं, अब आपके शूज़ से क्या हो सकता है, बर्फ़ थोड़ा वहाँ पे थोड़ा सा हीट आपका शूज़ का होगा, तो वहाँ पे थोड़ा क्रैक होगा, क्रैक मतलब बर्फ़ उस जगह पानी बन गया। लेकिन जैसे आप वहाँ से हट जाते हैं ना, वो थोड़ी आप देखेंगे कि वही वापस जो पानी बना था वापस बर्फ़ बन जाता है, मतलब बर्फ़ था, आपके शूज़ से वो पानी बन गया, स्टेट चेंज हुआ, आप हट गए तो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ गया। इसको रिवर्सिबल बोलते हैं, मतलब आपको अपने स्टेट में वापस आना आसानी से। अभी अब नॉर्मली आप वापस आ भी सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं आ सकते। अभी जैसे हमारा अपने बर्तन है, उसमें आपने पानी रखा, आपने चीज़ बॉईल कर दी, पानी वेपराइज हो गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता, दैट इज इरिवर्सिबल।
हाँ, लेकिन इसी को आप रिवर्सिबल भी कर सकते हैं। आप उसको एक ऐसे एपैरेटस में, आपने कंडेंसेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, मतलब आपको बॉईल करने का, दूसरे साइड में उसको कंडेंस करने का पढ़ा होगा केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड में। बॉईल होगा, पाइप से जाएगा, उधर कंडेंस होगा, वो वापस पानी बन जाता है। तो पानी से वेपर बना, वेपर से वापस पानी बना, इसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे, क्योंकि वही प्रोसेस है, वापस वो बन जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, जैसे पानी बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़ पानी बन रहा है, वो जो स्टेट चेंज वाला है ना, लिक्विड गैस बन रहा है, गैस स्टीम वापस लिक्विड बन रहा है, ये जो स्टेट चेंज वाले हैं वो रिवर्सिबल, लेकिन अंदर कंट्रोल कंडीशन कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा ओपनली करेंगे तो रिवर्सिबल नहीं है। और हमारे सब ज़्यादातर प्रोसेस तो इरिवर्सिबल ही है। अभी आपका टायर पंक्चर हो गया, गैस निकल गया, वापस थोड़ी ला सकते हैं। आपका कार चल रहा है हीट इंजन से, आपने चालू किया हीट इंजन से, तो उसमें वेपर बनता है, उसमें पीछे से एग्जॉस्ट निकलता है, आपका हीट इंजन चलता है, वो जो गया एनर्जी बाहर चली गई, वापस तो अब नहीं आ सकती। दैट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब यू कैन नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, और लाना भी होगा तो बड़ा मेहनत से, बड़े डिफिकल्टी से होगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। दैट इज इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल आइडियल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन क्या है कि भाई एक सर्किट है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा तो कोई सर्किट होता नहीं, मगर मैंने बोला ना आइडियल कंडीशन। तो करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो भाई करंट को कभी भी आप वापस जमा ले सकते हैं, क्योंकि लॉस होगा ही नहीं करंट में। अगर वायर में रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, तो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। तो इससे ये पता चलता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ही वो रिवर्स हो सकता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जब हो रहा है तो होते समय उसका जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, वर्क हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो बाहर एनवायरनमेंट में लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपको वो चीज वापस मिलेगी अंडर द सेम पाथ। लेकिन अगर लॉस हो गया तो वापस आपको नहीं मिलेगा, फिर वो अलग से आपको एक दूसरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा अलग से, तो जाके आप वो पाथ में आ सकते हैं, मगर सेम पाथ में आप रिवर्स नहीं आ सकते। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि भाई इसके पीछे कोई तो है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हुई। तो डिसिपेटिव फोर्स बोलते हैं हम लोग इसको, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जैसे विस्कोसिटी हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, है ना। और जैसे मैंने कहा कि हीट जनरेट होगा, अभी जैसे आपका वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस में हीट निकलता है, वो हीट क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट चला गया, तो लॉस हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, इरिवर्सिबल है। फिर अचानक टायर बर्स्ट हो गया, फ्री एक्सपांशन, गया बाहर चला गया, टायर का जो गैस था अंदर का बाहर निकल गया, लॉस। अचानक कोई एक्सप्लोजन होगा केमिकल, जैसे ग्रेनेड फट गया, जैसा कुछ फट गया, तो वो रिएक्शन होके चला गया। जो चीज़ है एनवायरनमेंट में लॉस हो गई, एनर्जी वापस नहीं आ पाती है, वही इरिवर्सिबल है। एंड 99.99% ऑफ आप जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो सब इरिवर्सिबल ही है। और रिवर्सिबल आइडियल, एक 2-3 एग्जांपल, जैसे ना स्टेट चेंज होता है ना, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, स्टीम, वो भी अंडर कंट्रोल, नहीं तो यू हैव ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके पीछे कारण मैंने बता दिया, डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, और फ्री एक्सपांशन या फिर कोई एक्सप्लोजिव केमिकल कंपोजिशन। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं जैसे मैंने बहुत इसका कंडीशन है कि बहुत स्लो होना चाहिए, इतना स्लो होना चाहिए, इतना स्लो होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि यहाँ तक पहुँचे, कोई भी स्टेप पे उसको वापस लाना चाहे तो वापस आ जाए, ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ जो इससे नहीं, हमारे नॉर्मल लाइफ से जुड़ा है, लेकिन शायद आपको समझने में आसानी हो रिवर्सिबल का मतलब है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज कोई लोग का पीने, फैमिली में कोई लोग का मतलब ड्रिंकिंग का उन लोग का हैबिट पीते हैं, तो क्या बोला जाता है कि पियो ना तो थोड़ा ही पियो, थोड़ा थोड़ा। क्यों? कभी छोड़ना पड़े ना, मतलब वापस ओरिजिनल में आना पड़े तो हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पियोगे तो। लेकिन अगर ज़्यादा पी लोगे, कुछ हेल्थ खराब होगा, कुछ खराब होगा, तो आपको वापस आपका ओरिजिनल हेल्थ नहीं मिलेगा, इरिवर्सिबल है। लेकिन थोड़ा पियोगे और कभी माँ भी लगा कि नहीं हेल्थ ठीक नहीं, छोड़ दोगे, तो यू कैन कम बैक टू ओरिजिनल स्टेट। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और अगर सिस्टम खराब हो गया बॉडी का, आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तो दैट बिकम इरिवर्सिबल। ये एक मेरे को समझाए, मतलब अगर आप को रिलेट कर सके रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल चाहता है कि बहुत स्लोली करने का,
थोड़ा थोड़ा स्टेप में करने का, तो कभी भी रिवर्स में आ सकते हैं। और इरिवर्सिबल तो वो स्पॉन्टेनियस है, चलता रहता है, वो थोड़े स्लो, एकदम स्लो नहीं रहता है, स्लो रहता है लेकिन वो नॉर्मली चलता रहेगा और वो वापस में नहीं आ सकता। मैंने काफ़ी टाइम दिया इसको समझाने के लिए, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बेस है। इसी पे फिर आपके आगे के प्रोसेस है जो मैं अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, लेकिन वो प्रोसेस के नाम बता देता हूँ। जैसे आप पढ़ने वाले आइसोथर्मल, आप पढ़ने वाले आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, फ्री एक्सपांशन, 6 प्रोसेस पढ़ने वाले आप, 6 प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स के आपके क्वेश्चन। इन 6 प्रोसेस को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोसेस करेंगे तो आपको अजम्पशन याद रखना पड़ेगा। पहला अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि हम जो थर्मोडायनामिक्स ये सब प्रोसेस करेंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है दे आर वेरी स्लो, थर्मोडायनामिकली इन्फिनिटेसिमली स्लो है, सब क्वाजी स्टैटिक सिस्टम्स हैं, बहुत स्लो चलेंगे और रिवर्सिबल भी है। देखिए मजेदार बात, मैंने आपको बोला कि वैसे तो होते नहीं रिवर्सिबल, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे हमारी स्टडी के लिए हमारे लेवल पे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, स्लोली है, धीरे धीरे है, इन्फिनिटिव स्लो है, क्वाजी स्टैटिक है और रिवर्सिबल भी है। ये हमारा पहला अजम्पशन है, प्लीज अंडरस्टैंड। हम जो स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे सिंपल बनाने के लिए हम लोग को कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। तो पहला अजम्पशन रिवर्सिबल है जनरली ऑल द प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस। दूसरा हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑल गैसेस एनक्लोज्ड इन मूवेबल frictionless, massless piston। ये हमारा सेकेंड अजम्पशन। इसमें भी जो वॉल होगा ना, सिलेंडर का जो वॉल, इसमें गैस होगा और पिस्टन होगा। ये अज्यूम करें कि वॉल का एनवायरनमेंट के साथ अच्छा कांटेक्ट है, थर्मल कांटेक्ट जब हम आइसोथर्मल पढ़ेंगे, और इंसुलेटेड कांटेक्ट जब हम एडियाबैटिक पढ़ेंगे। तो जब पढ़ेंगे तो शायद आपको उसमें ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा मैं ये पार्ट। और तीसरा है कि हम अज्यूम करें कि भाई आइडियल गैस है, गैस भी कौन सा गैस है? आइडियल गैस। तो जिस पे हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सके, नहीं तो हम ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे, हम ये फॉर्मूला से पूरा गैसेस पढ़ने वाले हैं। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब हम करेंगे तो ये हम करेंगे अज्यूम। दूसरा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, क्या कि व्हाट आर द अजम्पशंस while studying thermodynamic process। thermodynamic process पढ़ते समय हम क्या क्या assumption लेके चलते हैं? तो हम 3 बेसिक assumption लेके चलते हैं। सिस्टम बहुत स्लोली चल रहा है, थर्मोडायनामिकली वो इन्फिनिट स्लो है, क्वाजी स्टैटिक सिस्टम है, रिवर्सिबल है, हम ये अज्यूम करते हैं। और दूसरा हम अज्यूम करते हैं कि भाई जो गैस है वो हम गैस अज्यूम करते हैं जो कि एनक्लोज सिलेंडर में है, जो कि पिस्टन मूवेबल, फ्रिक्शनलेस, मासलेस है, और उसका जो वॉल्व है सिलेंडर का वो आइसोथर्मल के समय अच्छा सा थर्मल कांटेक्ट देगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के समय इंसुलेटेड देगा। अब ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं समझेगा, क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं प्रोसेस, लेकिन टेक्स्ट में ये वर्ड्स बोले इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ आपको। लेकिन जब हम वो प्रोसेस समझेंगे तब शायद आपको और क्लियरली समझ में आएगा। और तीसरा है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम गैसेस पढ़ रहे हैं वो सब आइडियल गैस है, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन सब पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। क्या था? थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के पीछे कौन है, वर्क और हीट है, किस तरीके से वो वो लोग काम करते हैं, प्लस वो लोग पाथ, अलग अलग पाथ होता है, तो अलग अलग पाथ के हिसाब से उनका अलग अलग वैल्यू निकलता है, मतलब वर्क डन अलग हो जाता है और हीट भी अलग हो जाता है जैसा पाथ फॉलो होता है। फिर हमने क्या देखा कि हम लोग अलग अलग प्रोसेस अगर है तो बेसिक प्रोसेस रिवर्सिबल है वो क्या होते हैं, और उसके बाद का जो टॉपिक है जो हमको सब प्रोसेस पढ़ना है उसके लिए कुछ अजम्पशंस है। 2 अजम्पशंस मैंने आपको बताया। तो आज का यहाँ लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा आज से मैं एक नया प्रोविजन या फीचर ऐड करना चाहता हूँ मेरी वीडियो पे, कि जब भी मुझे ऐसा लगे कि मुझे आपको कुछ शॉर्ट स्टोरी बोलना हो, कुछ
जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेट हो या थोड़ा आपको अच्छा फील हो। मैं सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं आपके सामने आज एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, तो गिव मी योर फीडबैक, आपको कैसा लगता है। तो स्टोरी ऐसी है कि एक आदमी था जिसके पास एक छोटा सा गार्डन था, और उस गार्डन में उसने अचानक एक दिन देखा कि कैटरपिलर का छोटा सा ककून है, ककून, COCOON, आपने सुना हो ककून, तितली, बेटा फिर उन लोग बच्चे को तितली बोलते हैं। ककून क्या होता है ना, वो सिल्क होता है, जो पूरे बच्चा जो पैदा होता है ना उसको पूरा सिल्क से वो पूरा बंधा हुआ रहता है ना, और झाड़ वाड़ पे टंगा रहता है और ये पूरा ऐसा बंधा रहता है, और बच्चा उसके अंदर रहता है, वो सिल्क का धागा जैसा होता है, पूरा बंधा रहता है। तो आदमी ने अपने गार्डन में देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, तो वो देखना चाहता था कि उसमें से बच्चा कैसा पैदा होता है। तो बैठा रहा, काफ़ी देर तक बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन आया, देखा तो देखा कि उस ककून में ना छोटा सा होल हो गया, छोटा सा, और होल थोड़ा बड़ा हुआ। फिर देखा अंदर का जो बच्चा है ना, तितली, बटरफ्लाई का, वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। बराबर है, अंदर बच्चा हो तो चाहेगा मैं बाहर निकलूँ, तो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। देखा कि काफ़ी घंटे से वो कोशिश कर रहा है और निकल नहीं पा रहा है। फिर अगले दिन फिर आया, देखने उसको इंटरेस्ट था, जानना चाहता था। अगले दिन फिर आया तो देखा फिर बेचारा बच्चा कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है, और वो फिर रुक गया, नहीं हो रहा है। तो वहाँ फिर देखा कि कुछ एक्टिविटी बंद हो गई है, बड़ा ख़राब लगा। उसने भगवान को उस समय बोला कि भगवान क्या कर रहे हो, छोटा सा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, बाहर आना चाहता है, वो नहीं आ पा रहा है, गलत बात है। भगवान को बोलने लगा ऐसा, और फिर बोला चलो मैं, उसको दिल में ऐसा बड़ा फील हुआ बच्चे के लिए, बोला चलो मैं उसकी मदद करता हूँ। तो पतला सा कैंची लाया, वो ककून का जो सिल्क है उसको आराम से धीरे धीरे काटा, खोल दिया, बच्चा बाहर आ गया। जो बच्चा इतना कोशिश कर रहा था, नहीं निकल पा रहा था, बाहर आ गया। उसको बड़ा अच्छा लगा, देखो मैंने बच्चे को आज़ाद कर दिया। फिर देखा अभी क्या करेगा, तो यहाँ से ट्रेजेडी हो गई। क्या, कुछ नहीं कर पा रहा था बच्चा। बच्चा जो बाहर निकला उसका शरीर थोड़ा स्वेलिंग था, उसके विंग्स छोटे थे, और कोशिश करके भी उड़ नहीं पा रहा था। जो बटरफ्लाई का जो प्रॉपर्टी उड़ना का, वो नहीं उड़ पा रहा था। तो क्या इस आदमी ने गलत किया? What is the moral of the story? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमको जो स्ट्रगल मिलते हैं, भाई मैं तुमको पहले उस बटरफ्लाई का बताता हूँ। वो बटरफ्लाई जो स्ट्रगल कर रहा था, वो नेचर का एक तरीका है, वो कुछ उसके लिए गलत नहीं था। नेचर का तरीका है, वो जितना मेहनत करता है, स्ट्रगल करता ना, तो क्या होता है उसके बॉडी में से एक फ्लूइड निकलता है। वो फ्लूइड जाके उसके विंग्स में समाता है और धीरे धीरे उस विंग्स को ताकत देता है। और जब उस विंग्स को पूरा ताकत आ जाएगा, बॉडी को ताकत आएगा, तो वो खुल जाता है, फिर उसका ककून वो फ्लाई हो जाता है। नेचर का तरीका है स्ट्रगल, आपको जो चाहता ना नेचर, आप स्ट्रगल करो जिससे कि आप स्ट्रांग बने। ये हमारी लाइफ का है। हमारी लाइफ में भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग बहुत स्ट्रगल या सफरिंग से जाते हैं, और सफरिंग या स्ट्रगल एक दिन दो दिन का नहीं होता है, कई महीनों तक चलता है। कई लोग के साथ तो सालों तक चलता है। और लोग भगवान को दोष देते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई एम आई स्ट्रगलिंग, मैं इतनी तकलीफ में क्यों हूँ। इन यूनिवर्स, नेचर, गॉड डजंट डू एनीथिंग विदाउट एनी पर्पस। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए तकलीफ है और मैं आराम कर रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन, आपको स्ट्रगल करना, आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना है, आपको लगे रहना है। क्यों? जितना लगे रहेंगे बटरफ्लाई की तरह, उतने आपके सब कुछ स्ट्रांग होंगे, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली स्ट्रांग होंगे आप। क्यों? आपको उड़ना है उस बटरफ्लाई की तरह, लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। जो लोग बिना स्ट्रगल के अगर कुछ करेंगे तो वो बटरफ्लाई जैसे वहीं रह जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, कमज़ोर रहेंगे। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत किया सर, साल भर मेरे को तो 70 आया या 60 आया, उसने लास्ट के 1 महीना उसको इम्पोर्टेंस मिल गया, पेपर मिल गया, कुछ मिल गया, उसको 90 आ गया। तो क्या वो अच्छा है? शायद दुनिया के निगाहों में अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, आपके फ्यूचर में जिसने मेहनत किया है ना, वो ही स्ट्रांग है, वही आगे जाके उड़ेगा। और जो आज की तारीख में अगर 90 भी ले आए ना, फेल पास से अपना कॉपी करके आप पेपर से, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये नेचर का लॉ है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो बिलीव मी,
अगर आपको रिजल्ट आज नहीं दिख रहा है, कल नहीं दिख रहा है, 1 साल में भी नहीं दिख रहा है, लेकिन इन अ लॉन्गर टाइम आपको डेफिनेटली मिलेगा उसका रिजल्ट। सो आई होप आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया, आपको स्टोरी का मॉरल समझ में आया। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।